नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके। तो मैंने ये जो वीडियो डाला है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं इस वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारे से कमेंट्स आए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिन पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सर इसके बारे में डालो, सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, मेडिकल के बारे में बताओ, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, ये सभी चीज़ के बारे में आ रहा है। और कुछ लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि हमारे बैच का ही है या अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं जॉब के साथ मेरी साइड बिजनेस भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं देख रहा था कि जब लोग ग्रुप में काफ़ी परेशान हो रहे थे, जब लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं डाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया और फिर मैं वीडियो डालना शुरू किया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पे अच्छे रिस्पांस देंगे और कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मुझे लोगों का रिस्पांस मिलेगा, जब लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा बना के। क्योंकि अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ड्यूटी आवर में हूँ या मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो फिर मैं लोगों के अलग अलग डाउट्स को क्लियर करूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 4-5 लोग से ज़्यादा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये रेलटेक चैनल है, तो इसमें आपको रेलवे से जुड़ी हुई हर जानकारी मिलेगी और पूरी मिलेगी और सही और सटीक मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं बात करूं सबसे पहले IRTMTC में कोर्स ड्यूरेशन का, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स ड्यूरेशन का। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही मैंने फ़ोन पे बात किया वहाँ पे और मैं पता किया हूँ कि सर ये कोर्स ड्यूरेशन का क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, जैसे जो कोई भाई मुझे बता भी रहे थे कि ये कोर्स ड्यूरेशन जो है सर 3 महीने का हो गया है, तो मैं उनको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है। मैंने आज जब उनसे पूछा, जब बातें हुई उनसे, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 महीने का कर दिया गया है, इसलिए कि उनके पास हर एक रेलवे से, हर एक जोन से उनके पास जो डाटा आया है स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ट्रेंड करने के लिए, वो 1150 के आसपास है। जी नोट कीजिएगा, 1150 के आसपास है। और अभी इंडियन रेलवे में करीबन 700 नई मशीनें आनी हैं, जिसको लेके ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट केवल इस साल के लिए ही किया गया है। फ्यूचर में ये 6 महीने का ही होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से वो लोग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन चलाएंगे। आप जब अपने रेलवे में ज्वाइन कर लेंगे, जब आपको डेट मिल जाएगा तो आपके पास एक यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने पास, फिर आपको जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर ये कोर्स चलाया जाएगा और एक टाइमिंग दे दिया जाएगा, उस दौरान ही आप कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी RC कोर्सेस हैं टेक्नीशियन का, वो भी ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, वो सुबह शुरू होता है और सुबह वो सबका अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन 4:30 में ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, 4:30 बजे शाम को। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को फिर से कि ये जो कोर्स होगा अभी आप लोगों का, ये 3 महीने का होगा और इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र और साइट विज़िट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडस्ट्रियल विज़िट और साइट विज़िट नहीं होगा। साइट विज़िट का मतलब होता है कि कहीं अगर जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आसपास में कहीं भी मेजा रोड, मांडा, इलाहाबाद के आसपास में कहीं अगर ट्रैक मशीनें चल रही होती हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बस से ले जाकर साइट पे विज़िट कराया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो वर्क कैसे होता है। ठीक है, फिर आप लोगों को वर्कशॉप लेके जाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन कोर्सेज में ये 3 महीने का ही कोर्स होगा और 3 महीने में कंप्लीट करना है। उन लोगों ने प्रोग्राम इसलिए भी किया है क्योंकि अगर ये कोर्स 6 महीने का होगा तो फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को तैयार करने में उन्हें
3 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि आरसी कोर्सेज भी चलाना होता है, प्रमोशनल कोर्सेज भी चलाने होता है, ऑफिसर्स की बैच भी आती है, तो जिसकी वजह से उन्होंने लोगों कोर्स को छोटा कर दिया है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जैसा मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये कोर्स ड्यूरेशन की बात हो गई। चलिए, और सिग्नल ट्रेनिंग आपका वही है 14 दिनों का ही, ध्यान दीजिएगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं, हम आज बात करेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल की। ये कैसी जॉब है, कितने देर आपको काम करना होगा, कितना देर आप रहेंगे साइट पे, आपको क्या क्या काम करना होगा, फिज़िकल कितना काम है, मेंटली कितना काम है, क्लरिकल कितना काम है, वो सारा मैं बताऊंगा। तो इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जो कुछ लोगों का एक डाउट था। पहला था रोस्टर को लेके, सर रोस्टर पे एक वीडियो बना दीजिए। दूसरा था एकोमोडेशन, अप्रेंटिस जेई के एकोमोडेशन के बारे में। तो मैं ये 2 डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं पहले, फिर मैं जॉब प्रोफाइल, मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल के टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है आप लोगों को, जिससे कोई दिक्कत ना आए, और फिर हर कितने साल पे आपका मेडिकल होगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ रोस्टर का। देखिए, रोस्टर जो होगा वो 21 दिनों का होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका, ये 21 दिनों का रोस्टर होगा। लेकिन ये जो रोस्टर है ये अप्रेंटिस जेई के लिए यानी ट्रेनी जेई के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ तक मैंने आज तक जिस रेलवे में मैं गया हूँ, मैंने देखा ये कहीं पे भी 21 दिनों के लिए अप्रेंटिस जेई के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, बात ये होगा कि अब आप ये सोचेंगे कि सर 21 दिन चलने के बाद क्या मशीन बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर जैसे ही 21 दिन होगा तो उसमें से सारे लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे जिनका 21 दिन पूरा हो चुका है, फिर वो लोग आएंगे, तो फिर अगले जिनका 21 दिन पूरा हो चुका है फिर वो लोग जाएंगे। वो बैच वाइज जाते हैं, ऐसे नहीं कि मशीन बंद करके चले गए। तो क्वेश्चन था कि सर एक एसएससी तो चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं बता दूं कि एक एसएससी या जेई अगर उस मशीन से जाते हैं तो फिर अगले बैच आपके पास पहुंच जाएंगे। वो जब तक नहीं आएंगे तब तक ये जाएंगे नहीं, वो उनको रिलीव करने के लिए आएंगे। जब वो रिलीव होके आ जाएंगे, सॉरी, जब वो आ जाएंगे तभी ये जो मशीन में वर्किंग है वो ऑपरेटर रिलीव होके चले जाएंगे। ये रही बात। अप्रेंटिस जेई को संडे कंपलसरी रेस्ट है, नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, संडे कंपलसरी रेस्ट है आप लोगों के लिए। संडे को आपको एनी हाउ रेस्ट लेना है। और रेस्ट कहाँ लेना है? रेस्ट एज पर द इंडियन रेलवे रूल, एस्टेब्लिशमेंट रूल। आप अप्रेंटिस जेई को रेस्ट उसके हेडक्वार्टर पे लेना है, ठीक है, हेडक्वार्टर। मैंने तो जैसे आपने जिस जोन में गया है उस जोन का जो हेडक्वार्टर होगा आपके हेडक्वार्टर पे। हाँ, इसके बाद दूसरा एक डाउट जो लोगों के मन में था, और वो करीबन 4 से 5 बार पूछा गया मुझसे कि सर डिवीज़न अलॉट होता है क्या? मुझे सभी को एनआर अलॉट हुआ है क्या? मुझे एनआर में हेडक्वार्टर ही मिलेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अप्रेंटिस जेई हैं, जब तक आप जेई एज ए जेई एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं रेलवे में, आप जब तक ट्रेनिंग जेई हैं तब तक आपका हेडक्वार्टर सेम रहेगा। जो कि आपका जो डिप्टी हेडक्वार्टर होगा वो आपका हेडक्वार्टर होगा। मतलब जो आपका ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेडक्वार्टर होगा, वहीं पे आप लोग रिपोर्ट करेंगे, वही आपका हेडक्वार्टर माना जाएगा अंटिल ट्रेनिंग, जब तक आप ट्रेनिंग ख़त्म नहीं कर लेते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म कर लेने के बाद आपको डिवीज़न अलॉट किया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान में चूँकि सारे अप्रेंटिस जेई को एक हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको उस समय के लिए डिवीज़न में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन डिवीज़न अलॉट नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डिवीज़न में आपको भेजा जाएगा, जैसे आपका दिल्ली है, ये आपका डिवीज़न है, फिर आपका इधर इलाहाबाद है, ये डिवीज़न है, झांसी है, डिवीज़न है। जैसे आप इलाहाबाद के हैं तो झांसी आपका डिवीज़न हो गया, लखनऊ डिवीज़न है। तो ये सब डिवीज़न में आप डायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपका हेडक्वार्टर वही रहेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपका हेडक्वार्टर अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू डिवीज़न। जब आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तो वो जो डिवीज़न है वो आपका हेडक्वार्टर कहलाएगा, ठीक है। ये डाउट
इसमें भी अगर कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो मैं ये बच्चे बता दिया कि अप्रेंटिस जेई के लिए कोई भी रोस्टर अप्लीकेबल नहीं होगा, रोस्टर लागू नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत जगह से पता किया हूँ लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, दूसरी बात मैं टीए को लेकर एक बात बता दूँ। टीए किसी भी अप्रेंटिस जेई को किसी भी जोन में रेलवे में टीए नहीं दिया जाता है, लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे एक ऐसा रेलवे है जहाँ पे अप्रेंटिस जेई यानी कि ट्रेनी जेई को भी टीए एडमिसिबल है, वो लोग टीए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन संडे उनके पास भी रेस्ट है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप लोग टीए क्लेम करना सीख जाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, ये जॉब कैसा है। तो पहले आपको बता दूं कि जब तक हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी रेलवे में, तब तक इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 एंड बिलो था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, A2 एंड बिलो, यानी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से नीचे है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें आईसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, और A2 के बिलो भी चलेगा। मैं कुछ टिप्स दे दूं, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग मेडिकल। जैसे मेडिकल के टाइम जब आपकी मेडिकल होनी हो, अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट हो तो इन सब सावधानियों को ज़रूर बरतें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रेलवे जो है वो अपना जो पैनल बनाती है वो लगभग अपने वैकेंसी का 140% बनाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए मेडिकली अनफिट ना होने से बचने के लिए आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कम से कम 1 महीने तक मेडिकल की जो आपकी डेट आएगी उसे 1 महीने तक आप कम सुबह सुबह थोड़ी सी टहलें, वॉक करें, दौड़ें। ठीक है, ताकि जो भी आपके शरीर के अंदर जो भी विकार है वो बाहर निकल जाए और आप थोड़ा सा अच्छे रहें। नींद पूरी तरह से लें, आराम पूरी करें। ठीक है, खाने पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और जब आप मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें तो आपका वहाँ पे यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट होगा इसलिए जब आप मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में घुसे तो आप हर 1 घंटे में पानी पीते रहें। हर 1 घंटे पानी पीने से क्या होगा कि आपका जब यूरिन टेस्ट होगा तो यूरिन क्लियर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो तो कुछ बात ही नहीं है, वैसा वो तो लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं ज़्यादा। चलिए, मैंने बता दिया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिर जब आप एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपकी जिस डेट को मेडिकल हुई है इसी डेट के हर 3 साल पे आपको पीएमई के लिए जाना होगा, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, पीएमई के लिए आपको जाना पड़ेगा हर 3 साल पे। ठीक है, और इसलिए जाना होगा क्योंकि हर 3 साल पे आपको आरसी के लिए जाना होता है, रिफ्रेशर कोर्स के लिए। 3 साल पे आपको इलाहाबाद भी जाना होगा रिफ्रेशर कोर्स के लिए। 3 साल के लिए आपको फिर से सिग्नलिंग ट्रेनिंग के लिए भी जाना होगा रिफ्रेशर कोर्स के लिए। और ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो इशू होता है ट्रैक मशीन जेई एसएससी को, वो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए आपको 3 साल के लिए ये वैलिड होता है। चलिए, अब हम लोग बात करें जॉब प्रोफाइल की। तो मैं बता दूं कि ये जॉब प्रोफाइल है, आप इसमें ये जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी आपने कोई भी ट्रेड लेकर पढ़ा हो या आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें बहुत सारे से स्पेशलाइजेशन है, ट्रेड है जो कि इंक्लूडेड है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल से हैं, मैकेनिकल से हैं, मेटलर्जी से हैं, और इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, तो इन सब वाले को, जितने भी डिग्री होल्डर हैं उनको इसमें कंसीडर किया जाता है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस और सिविल। बाकी जो भी लोग हैं ये इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वाइड रेंज रखा गया है।
क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के लिए, जिसकी वजह से हर तरह के डिग्री होल्डर इसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि जब आप आएंगे तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, किसी भी से भी हो, आपको सारा काम करना पड़ेगा। मशीन फेल्यूर के टाइम में आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। कहीं इलेक्ट्रिकल फेल्यूर हो गया तो सबसे पहले साइट पे आप हैं, आपको देखना पड़ेगा, जाके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करने के बाद आपको मशीन को रेडी देना है। अगर इंजन फेल्यूर हो गया तो भी आपको अटेंड करना है सबसे पहले। मैसेज तो आप बाद में देंगे डिपो को, लेकिन उससे पहले आपको अटेंड करना होगा, और अटेंड करके काम करना होगा। इलेक्ट्रिकल फेल्यूर हो, वेल्डिंग हो, कटिंग हो, कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का कोई समस्या हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। फील्ड में आप ही एक सबसे ऊपर सुपरवाइजर होंगे, जो आपको फील्ड में एट ए टाइम डिसीजन लेना है और हर काम आपको करना है। मशीन रेडी दे के स्पॉट पे ले जाना है, ले जाके काम करके और मशीन को फिर वापस साइडिंग तक लाना है। तब तक के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट के लिए, वर्किंग के लिए, मशीन रेडी के लिए, फेल्यूर के लिए, ही सबके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये रही बात। दूसरी बात रही मेंटल प्रेशर की। तो मेंटल प्रेशर में बता दूं कि मेंटल प्रेशर जब तक आप मशीन को लेके जाते हैं तो सारी जिम्मेवारी मशीन की, स्टाफ की, कोच की, सब आपके ऊपर है। तो थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर आपके पास होता है कि आप थोड़ा सा चलें। दूसरी बात रही हेक्टिक। तो जैसे बड़ी मशीनें हैं, कुछ बड़ी मशीनें हैं, जैसे TRT हो गई, BCM हो गया, तो ये सब जो बड़ी मशीनें हैं इनमें थोड़ा सा वर्क हेक्टिक होता है, क्योंकि पर डे ब्लॉक लेना है, पर डे मशीन मेंटेनेंस देखना है, स्टाफ को मैनेज करना है, कौन सा स्टाफ काम कर रहा है, नहीं कर है या नहीं कर रहा, उसको देखना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको चलना है, यानी कि स्टाफ मैनेजमेंट भी आपको ही करना है। दूसरी बात, जितनी भी मशीन की क्लरिकल वर्क होगी वो सारे कॉरेस्पॉन्डेंस एंड क्लरिकल वर्क आपको ही करना है। तो आपको क्लरिकल वर्क भी आनी चाहिए। तो क्लरिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क और मैनेजमेंट वर्क, ये तीनों आपको करना होता है, जिसके लिए थोड़ी सी मेंटल प्रेशर होती है, और फिजिकली तो काम करना ही है। तो ये रही जॉब प्रोफाइल। नाइट, एक दो लोगों का एक कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे नाइट वर्क के बारे में। तो बहुत से जोन ऐसे हैं जहाँ पे मशीन पे 2 सुपरवाइज़र होते हैं, जहाँ पे नाइट वर्क होता है। एक आते हैं सुपरवाइज़र मीन्स JE या SSC, दैट मीन्स ऑपरेटरल। तो एक आते हैं, वो सुबह में स्टाफ के साथ 2 बैच में वो बटा होता है। एक स्टाफ सुबह आके मेंटेनेंस करके, और एक सुपरवाइज़र सुबह आके मेंटेनेंस करके फिर चले जाते हैं। दूसरा जो बैच आएगा वो मशीन ऑपरेशन के लिए आएगा। रात में वो मशीन को ऑपरेट करेंगे और वापस फिर लाके साइडिंग में खड़ा कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो बैच है वो सुबह आकर मेंटेनेंस करेगा। तो इस तरह का होता है। लेकिन कुछ जगहों में ऐसा है कि सारे काम आपको ही देखने पड़ेंगे। जैसे कुछ छोटी मशीनें हैं जहाँ पे सिंगल सुपरवाइज़र है, स्टाफ कम है, तो वहाँ पे आपको ही दोनों काम देखना है, वर्किंग प्लस मेंटेनेंस दोनों आपको देखना है। लेकिन बड़े मशीनों में ऐसा नहीं होता है। बड़े मशीनों में 2 बैचेस में काम होते हैं, एक मेंटेनेंस होता है और एक ऑपरेशन के लिए आते हैं, वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये नाइट वर्क की बात हो गई। नाइट वर्क का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा नाइट वर्क करना है। जो ब्लॉक होगा वो मैक्सिमम 4 घंटे का ही होगा। बड़ी मशीनों का